everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 2 and the first class in Prarambh batch. कैसे हो आप सभी लोग? हमारे क्लास 11th कहने की आदत हो जाती है मुझे इस क्लास को. Hi everyone, कैसे हो आप सभी लोग? एक बार बता दो. Am I clearly audible and visible? फिर चैट सभी प्राइवेट कर देंगे तुम्हारी. बता दो. Audible, visible. Hi, good evening everyone. लेट ओपी. हाँ यार थोड़ा सा लेट हो गया आज. वो थोड़ा धीरे धीरे टाइम पे आएंगे ना हम, फिर उसके बाद वो वाला टाइम स्टार्ट हो जाएगा जब एग्जैक्ट 5 बजे आ जाया करेंगे, जब तुम बोलोगे कि अरे मैम जल्दी ओपी. हाय गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. चलो भाई, आज क्या पढ़ने वाले पहले बताओ. कल का रिवीजन कर लिया भाई. मैम का सिर्फ एक छोटा सा होमवर्क होता है और मुझे तुम लोग इसलिए भी पसंद हो, तुमको पता है, तुम्हें ये बात पता है, मुझे 11th वालों की एक चीज जो सबसे ज्यादा पसंद है वो ये, यू नो एवरीथिंग अबाउट मी, है ना. हर चीज तुम जानते हो हमारे टीचर्स के बारे में, तुमको सब कुछ पता है. तो तुम्हें पता है होमवर्क क्या है. होमवर्क सिंपल रहता है. हर क्लास का होमवर्क एक ही है कि हर क्लास का बस आपको 15 से 20 मिनट रिवीजन करके आना है. उसके अलावा सब तुम्हारी मैम करवाएंगी, सब मैम समझाएंगी. तो बस 15 से 20 मिनट का रोज का होमवर्क है कि क्लास में आने से पहले 15 to 20 मिनट्स रिवीजन कर लेना, या फिर सुबह जब टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, बस क्लास में एंटर करने से पहले 15 से 20 मिनट आपको हर बार रिवाइज करना है. तो अगर कोई नया बच्चा है तो भाई ये चीज याद रखना, ये हमारी क्लास का एक रूल है. एंड हमारे प्रारंभ वाले हो तो तुमको पता होगा. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द अमेजिंग एनर्जी. एंड वापस आ चुके हैं हम. जैसे घर आ गए तुम वापस. हाँ, घर की याद नहीं है तुमको, तो हम वापस आ चुके हैं और सॉल्यूशंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं. ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज ये चैप्टर हमारा लेगा. याद है ये चैप्टर कितने नंबर का है? 7 मार्क्स का चैप्टर है ये, जो बोर्ड्स में हमसे 7 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं विद ऑन दैट नोट. लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेक्चर नंबर 2. टॉपिक आज हम क्या पढ़ेंगे? तो हमने सॉल्युबिलिटी जो पढ़ी थी हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, एंड उसी के साथ साथ हम हेनरीज लॉ करेंगे विद राउल्ट्स लॉ. ये दो चीजें आज हमारे टॉपिक होने वाले हैं. ठीक है, चलो भाई, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ब्यूटीफुल सेशन. शुरू करें. चल क्यों नहीं रहा है भाई? चल क्यों नहीं रहा है ये? रुक जाओ. हर क्लास में काला टीका क्यों लग जाता है हमारे? चलिए चलो. सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की हम बातें कर रहे थे, तो हमने सॉल्युबिलिटी दो तरीके से पढ़ी थी. एक सॉलिड इन लिक्विड और एक गैसेस इन लिक्विड. दो टाइप की सॉल्युबिलिटी होती है. अब बच्चा अगर तुम्हें याद हो तो सॉलिड इन लिक्विड का अगर हम बात करें, चैट्स प्राइवेट एक्चुअली ऐप अभी अपडेट हुआ है तो चैट प्राइवेट का इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो भैया पूछने ही गए हैं कि चैट्स प्राइवेट कैसे होती है. तो हो जाएगी आज, थोड़ा सा आज बल्कि आज तो शायद ऐप में अगर हल्का फुल्का, वैसे नहीं होना चाहिए, बट हल्का फुल्का कोई इशू है तो हम माफ कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऐप थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, कुछ नए फीचर्स आए हैं, नई चीजें आई हैं, तो वो सब सही हो जाएगा, डोंट वरी. और चैट्स प्राइवेट का हम पूछ ले रहे हैं. भैया पूछने ही गए, मैंने स्टार्टिंग में उनको बोल दिया था. ठीक है, चलो अशोक भैया पूछ लेती हूँ, एक बार और बोल देती हूँ, याद दिला देती हूँ. जतिन, वो चैट्स प्राइवेट का एक बार पूछ लेना. इसमें चैट्स प्राइवेट कैसे होंगी, इसमें अशोक भैया कहते हो ना पता नहीं है, तो नहीं हो तो एक बार पूछ लेना, है ना. कहाँ पे? हाँ ले लो. चलो, तो हो जाएगी चैट्स प्राइवेट. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था सबसे पहले सॉल्युबिलिटी. हमने पढ़ी थी किससे? सॉलिड इन लिक्विड की. सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी सॉलिड इन लिक्विड की. कहाँ से करी? अच्छा ओके, ठीक है, चलो ऑल राइट. तो चैट्स हो चुकी है तुम्हारी प्राइवेट, ठीक है, तुम्हारी लाइफ की तरह. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी. तो जैसा आप सभी को याद ही आ गया, बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया है कि हाँ मैम हमें याद आ गया है सॉल्युबिलिटी. तो सॉलिड इन लिक्विड पढ़ी थी, वो 4 चीजों पे डिपेंड करी थी अगर आपको याद हो. नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिर उसके बाद 2 चीजें और थी, एक था टेम्परेचर, एक था प्रेशर. खैर प्रेशर में इतना फर्क नहीं पड़ रहा था तो उसको हम हटा सकते हैं. वहां पे टेम्परेचर का क्या पढ़ा था हमने? एक्सो इनवर्स. टेम्परेचर का क्या पढ़ा था हमने? एक्सो इनवर्स. एक्सोथर्मिक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो, है ना. वही सेम बेटा यहाँ पे होता है सॉलिड ऑफ गैसेस इन लिक्विड. और गैसेस इन लिक्विड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बेटा ये है कि जब आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड निकालते हो ना, उस कंडीशन में आपको हेनरीज लॉ पढ़ना पड़ता है, तो उसकी वजह से ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, अपनी क्वेरीज पूछ लेना, सब कुछ क्लियर कर लेना, डोंट वरी. पहले सुनो सारी बातें. तो गैस को उठाया, मतलब किसी गैस को उठा के हम लिक्विड में डाल रहे हैं. क्या मैम कंफ्यूजिंग वाली बात है क्या गैस को उठा के लिक्विड में? लेकिन हो सकता है. जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक जब हम पीते हैं. अच्छा एक बात बताओ, ऐसा होता है ना कोल्ड ड्रिंक, तुम मुझे एक बात का आंसर देना, है ना. घर पे कोल्ड ड्रिंक आती है तो कभी कभी वो इतनी बड़ी वाली बॉटल आ जाती है ना, जब मेहमान आने होते हैं, वो कितने 5 लीटर्स आई गेस समथिंग होती है ना, तो बड़ी वाली बॉटल आ जाती है, तो वो बचती भी है. अच्छा तुमने क्या वो बॉटल या कोई भी बॉटल अगर कोल्ड ड्रिंक बच गई है, क्या तुमने कभी वो कोल्ड ड्रिंक 2 दिन बाद या 1 दिन बाद पी है?
पी है सभी ने। आप मुझे ये बताओ उस टाइम पे क्या आपको टेस्ट चेंज लगता है कोल्ड ड्रिंक का एज कंपेयर टू जब वो एकदम फ्रेशली आई हो और उसका बॉटल का ढक्कन खोल के पी रहे हो? किसी को कभी ये टेस्ट में चेंज फील हुआ है? वेरी गुड। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे घर में मेरी मम्मी को कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद है। शी इज सो मच इन लव विद कोल्ड ड्रिंक्स। मतलब हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक, इनफैक्ट उन्हें कुछ भी हो जाता है, उनको मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो, तो उनको शी इज लाइक क्रेजी फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, कुछ चीज़ों के लिए शी इज वेरी क्रेजी फॉर दैट, है ना। तो हमारे घर में क्या है, वैसे तो उनको बहुत पसंद है, तो वो एकदम चिल्ड पीती हैं। और मैं अपने घर में इकलौती ऐसी इंसान हूँ जिसको दूसरे दिन वो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है। तो मुझे स्टार्टिंग से ऐसा है कि यार चिल्ड नहीं, वो 2 दिन की रखी हो तो ज्यादा मजा है, या सुबह आई है तो शाम को पी लो, है ना। एक बार सब पी लेते हैं, फिर मैं बाद में पी लेती हूँ। अच्छा, उसका रीजन समझो। वो कोल्ड ड्रिंक जब फ्रेशली आपने उसका ढक्कन खोला तो वो फिज़ सा साउंड आया, है ना। उसमें फ्रेशनेस क्यों थी? क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, उसको आप बोलते हो जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हो ना, उसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यू कैन से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, है ना। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल करी गई है। वो गैस उसमें फ्रेशनेस भी रख रही है ना। खैर उस गैस के तो कई सारे काम है उसमें, वो हमें नहीं पढ़ना है, पर उस गैस का रीजन क्या है अंदर जाने का, कैसे गया, या फिर ये कह लो, ये हमें पढ़ना होता है हेनरीज लॉ में, ठीक है। तो वो जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको उठा के बहुत हाई प्रेशर में करके, जो भी हम पढ़ेंगे आगे, तो हाई प्रेशर में उसको करके क्या किया गया, उसको लिक्विफाई किया गया एंड उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दिया गया कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, ठीक है। तो अस मोमेंट, अच्छा इसमें भी अस मोमेंट 2 हो गया, #2। तो उसमें हुआ क्या बच्चा, जो कोल्ड ड्रिंक बाद में हमने पी उस पर क्यों टेस्ट अलग आया? क्योंकि जब आपने उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कैप खोला तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि स्टार्टिंग में हाई प्रेशर में था, तेज से ढक्कन लगाया, हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, मस्त कार्बन डाइऑक्साइड वाली अंदर वाली एकदम फ्रेश बोतल ली, फिर उसको खोला। जैसे ही बोतल को खोला, प्रेशर कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आ गई। अभी मैं वापस से रिपीट करूंगी हेनरीज लॉ में, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अब उसमें आपको शुगर का ज्यादा टेस्ट आने लगा, क्योंकि वो जो फ्रेशनेस, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, फिजीनेस थी, जिसकी वजह से वो बाहर निकल जाती है, इस वजह से उसका टेस्ट भी बदल जाता है। कह रहे मैंने इतनी सारी आपको बातें बता दी सिर्फ ये समझाने के लिए कि गैसेस को आप लिक्विड में ऐड कर सकते हो, ठीक है। गैसेस को आप लिक्विड में ऐड कर सकते हो, करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। तो मेनी गैसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्व्स ओनली इन स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो खैर जल्दी डिसॉल्व नहीं हो रहा है कई बार, है ना। It is thus dissolved oxygen which sustained all aquatic life। एक बहुत प्यारा सा एक रूल है। आप मुझे एक बात बताओ, जो एक्वाटिक मैमल्स होते हैं जैसे फिश हो गए या ये सब चीजें, तो ये जो फिश वगैरह होती हैं, ये ठंडे पानी में ज्यादा खुश होती है या गर्म पानी में ज्यादा खुश होती है? बताओ, ठंडा या गर्म? ठंडा या गर्म? टाइम टेबल नहीं आया, मैं बता दूंगी अभी। टाइम टेबल नहीं आया तो मैं बता दूंगी, बताओ ठंडा या गर्म? लेट्स सी कौन बताता है मुझे इसका आंसर। तुम अगर बेटा नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम गरम मत बोल देना कि मैम फिश का पता नहीं, लेकिन जब वो गर्म पानी में बॉईल होती है फिर उसके बाद बनती है तो हमें मजा आ जाती है, तो ऐसा मत करना, सच बताओ। तो भाई ठंडे पानी में खुश रहती है ना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे आंसर आ गए, कोल्ड वाटर, वेरी गुड, ठंडे पानी में। लेकिन आपको पता है इसका रीजन क्या है? क्या रीजन हो सकता है इसका? सोचना, हेनरीज लॉ में भी ये भी आप पढ़ोगे, तो उसका रीजन क्या हो सकता है अभी सोचना। खैर फिश वगैरह या कोई भी एक्वाटिक मैमल्स जो होती है, जितने बच्चे गर्म या वार्म लिख रहे हैं वो बेटा तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तो ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी विश मछली पे थोप दो। हाँ, ठंडे पानी में वो ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है, समझेंगे उसका रीजन फिलहाल। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो कम सॉल्यूबल होती है पानी में। तो कुछ गैसेस इजीली सॉल्यूबल होती हैं पानी में, कुछ गैसेस इजी सॉल्यूबल नहीं होती हैं पानी में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, एब्जॉर्प्शन होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, सब पे डिपेंड करता है। और गैसेस एंड लिक्विड भी 4 चीजों पे ही डिपेंड करते हैं, जैसे कि सॉलिड इन लिक्विड कर रहा था। सॉलिड इन लिक्विड में हमने प्रेशर को नेग्लेक्ट किया था कि यार वो इतना फायदा नहीं है, यहाँ पे प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, अभी समझेंगे। फिलहाल सबसे पहले गैस को उठा के जब आप लिक्विड में डाल रहे हो तो 4 चीजों पे डिपेंड करेंगी ये पूरे फैक्टर्स जो है। पहला फैक्टर नेचर ऑफ गैस, जो आप गैस ले रहे हो, आपने अभी बोला कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आप उसकी जगह उसमें कोई और गैस भी तो ऐड कर सकते थे। खैर कार्बन डाइऑक्साइड को तो ऐड करने का और भी रीजन है, बट आप क्या उसकी जगह कोई भी गैस ऐड कर लोगे? आंसर इज नो, कोई भी गैस इतनी जल्दी नहीं सॉल्यूबल होगी। आप खुद से सोचो, मैं आपसे बोलूं ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में ना, उठाओ और पानी में डाल दो, पॉसिबल है? नहीं है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? मैम ऐसे पकड़ के थोड़ी कर देंगे। तो हर वो गैस जो इजिली लिक्विफाई हो सकती है, इजिली लिक्विफिएबल गैस होती है, उन्हें ही हम केवल ऐड कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर ये है कि अगर आप गैसेस को लिक्विड में डालना चाह रहे हो तो नेचर ऑफ गैस देखो, आप जो गैस ले रहे हो क्या आप उसे लिक्विफाई कर सकते हो? क्या आप उसे लिक्विफाई का मतलब समझते हो? मतलब गैसेस को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दो कि वो लिक्विड जैसा हो जाए।
जैसे एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह में यूज होता है। कभी ऐसे आया घर पे एलपीजी तो मम्मी लोग ऐसे हिला के देखती है इसमें गैस है भी या नहीं, तो वो क्या है, वो लिक्विड जैसा क्या फ्लोट हो रहा होता है, वो गैसेस ही होता है, बस वो इतने हाई प्रेशर में होता है कि वो लिक्विड टाइप का बन चुका होता है। अगर आप बेटा इसका एक एग्जांपल देखोगे तो एक एग्जांपल इसका ये भी है कि मतलब एग्जांपल मतलब एक तरीके से समझो तो गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, हाईली प्रेशराइज करोगे ना, प्रेशर से पास करोगे ना तो वो पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, तो वो गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं ना सिलेंडर ब्लास्ट हो गया किसी के घर में तो क्या कितना प्रॉब्लम हो जाती है, क्या कुछ हो जाता है ना, तो वो रीजन क्या है, बहुत हाई प्रेशर है उसके अंदर, बहुत हाई प्रेशर है कि इतनी सारी गैस को प्रेशराइज किया और इतना सा लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो जो भी गैस लिक्विफिएबल होती हैं उन्हीं गैसेस को हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो यही लिखा है, पहला पॉइंट हमारा यही लिखा है, इजिली लिक्विफिएबल गैसेस, गैसेस जो इजिली लिक्विफाई की जाए, है ना, और ज्यादा सॉल्यूबल हो वो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो कई जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। यस मैम। अच्छा नेचर ऑफ सॉल्यूट समझ गए, गैसेस अपना सॉल्यूट है यहाँ पे, अब सॉल्वेंट पानी है ना, लिक्विड सॉल्वेंट है अपना, क्या उस पर डिपेंड करेंगी चीजें, यस। अभी मैं इस पे एक चीज समझाऊंगी, कल बहुत सारे बच्चों ने मुझे एक चीज पूछी, उन्हें पोलर नॉन पोलर का रीजन नहीं पता था, है ना, तो मैं पोलर नॉन पोलर आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो गैसेस जो केपेबल हैं आयंस बनाने के, ऐसी गैसेस जो आयंस बनाने के केपेबल हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होती हैं पानी में देन अदर सॉल्वेंट्स, है ना। तो अगर जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप सोचो कि पानी में क्या जल्दी घुल रहा है, नमक या चीनी, तो नमक जल्दी घुल रहा था, है ना, तो ऐसे अपने, और वही चीज पेट्रोल में घोलोगे तो शायद देर में घुले, है ना, तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है। और यहीं पे मैंने पोलर नॉन पोलर बोला था, जो आप लोग शायद कई लोग कंफ्यूज हो गए, बट कंफ्यूज वाली बात नहीं है, पोलर नॉन पोलर आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। पोलर का मतलब होता है पोलैरिटी, पोलर का मतलब होता है बेटा पोलैरिटी, पोल्स होना मतलब चार्जेस होना, चार्जेस होना, जैसे NaCl पोलर मॉलिक्यूल है, प्लस माइनस चार्जेस सेपरेटेड बाय चार्जेस, और नॉन पोलर होता है जो सेपरेट ना हो, नॉन पोलर जो सेपरेट ना हो। वाटर बताओ पोलर है या नॉन पोलर, जल्दी से बता दो, जैसे कि ग्लूकोज इज नॉन पोलर, है ना, C6H12O6, तो ये आयंस में नहीं टूटेगा, इसमें चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो नॉन पोलर और पोलर, जैसे CCl4 इज नॉन पोलर, CCl4 ये आयंस में नहीं टूटता है ना, मॉलिक्यूल है एक तरीके से। तो ये हमारे पोलर होते हैं जो कि हमारे जिस चार्जेस से सेपरेटेड होते हैं उन्हें आप पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हो, और नॉन पोलर का मतलब है जिनमें आयंस ना बने, दे आर नॉन पोलर। आपने शायद 10th क्लास में शायद आपके में आई डोंट नो, मतलब 10th में आपके में तो चलो शायद ही हो, बॉन्डिंग अगर आपने पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट में एक पोलर कोवेलेंट होता है, एक नॉन पोलर कोवेलेंट होता है, ठीक है, तो वो होता है वाटर इज पोलर, वेरी गुड, तो वाटर पोलर है, तो अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलर सॉल्युबल होता है, ठीक है, और नॉन पोलर में नॉन पोलर सॉल्युबल होता है, ठीक है, तो एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर, तो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट समझ गए। थर्ड आता है हमारे पास टेम्परेचर, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैम ने कल भी ये बात बोली थी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, एक्सो इनवर्स, एक्सोथर्मिक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंडोथर्मिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एक्सो इनवर्स। अच्छा अब आपने एक्वाटिक मैमल्स पढ़ा, अभी सुना है ना, एक्वाटिक मैमल्स, एक्वाटिक फिशेस वगैरह पढ़ी आपने, तो दे आर हैप्पी इन कोल्ड वाटर। लेकिन मैम ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि बेटा कोल्ड वाटर का मतलब है आपने टेम्परेचर घटा दिया, टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है किसी भी गैस की, ऑक्सीजन गैस की। तो आपको मैं समझाती हूँ ये बात, जैसे सी वाटर है ना, समुद्र है या कुछ है, तो उसमें जो मछलियां होती है ना वो ज्यादातर आपको ऊपर नहीं नीचे एकदम होती हैं, अंडर द सी बहुत ज्यादा होती हैं, है ना, कुछ कुछ ऊपर आने लग जाती है, बट अंडर द सी वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप समुद्र में नीचे जाओगे ना, पानी ठंडा होता चला जा रहा है ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे नीचे आप जब मूव कर रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे मैम वाटर जो टेम्परेचर है वो कम है, कम टेम्परेचर है, और कम टेम्परेचर में ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, एंड दैट इज द रीजन वो अंडर द वाटर दे कैन सर्वाइव, ठीक है। तो टेम्परेचर कम होने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है, एंड टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। बाकी तो खैर हमें एक्सो इनवर्स ऑलरेडी याद है, तो हमें इतना सोचना नहीं है। एक्सो इनवर्स, खैर यहाँ पे एक्सो इनवर्स नहीं लग रहा है, बट एक्सो इनवर्स हमेशा याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मेरे बच्चों को ये चीज क्लियर हुई, बताओ, क्या मेरे बच्चों को ये बात क्लियर हुई, क्लियर हुई? इन द चैट बॉक्स एक बार जल्दी से बता दो, टेम्परेचर समझ गए, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, बताओ क्लियर? पीपीटी अच्छी है, थैंक यू यार, थैंक यू यार। कल मैं सोच रही थी तुम लोग बोलोगे, बट कल तुमने नहीं बोली ये बात, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर, पीडीएफ मिलेगी बेटा आपको, नोट सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, जल्दी से बताओ
जल्दी से बताओ। हाँ, तो ये चीज मैंने कल ही आपको बताई थी, एग्जैक्टली ये चीज मैंने आपको कल ही बताई थी। आई होप सो ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है। अरे अरे अरे, आज इतनी तेज चैट्स। अच्छा ओके, पता नहीं आप में आएगा कुछ अपडेट है तो मैं चैट्स भी नहीं ऊपर कर पा रही हूँ तुम लोग की, फिर नीचे हो जा रही है वो अपने आप। चलो ठीक है, ठीक है, क्लियर, पक्के से है? ठीक है, ठीक है। कोई कह रहा है मैम स्पीड अप कर दो, नहीं बेटा इससे ज्यादा तेज नहीं पढ़ा सकते, तुमको समझ में नहीं आएगा, उड़ जाएंगी बातें दिमाग से। ठीक है, तो मैम एक हो गया नेचर ऑफ गैस, एक हो गया हमारा नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, जो गैस इजीली लिक्विफिएबल है ना, तो वो जल्दी सॉल्यूबल होगी। फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर पोलर है तो पोलर में सॉल्यूबल, नॉन पोलर है नॉन पोलर में सॉल्यूबल। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर घटेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जनरली। फिर आता है प्रेशर। अब प्रेशर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो कि आपको हेनरीज लॉ में पढ़ना है, तो ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। हेनरीज लॉ क्या होता है और प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है। पहले ये याद रखो, हेनरीज लॉ किसके लिए होगा, ये बताता है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इन लिक्विड। किस तरीके से गैसेस सॉल्युबल है लिक्विड में, ये आपको हेनरीज लॉ बता रहा होता है। तो एक रिलेशन बताएगा कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी है गैसेस इन लिक्विड की इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर की कंडीशन में, प्रेशर की कंडीशन में। ठीक है, तो गैस सॉल्युबल है या नहीं, प्रेशर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, प्रेशर घटाने पे क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, ये आपको हेनरीज लॉ बताता है। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको मैंने खैर ये पूरी चीज बता दी ऑलरेडी, ओवरव्यू के टाइम पे मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया था। अगर कि कोई कंफ्यूज हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम अभी जितनी देर में तुम ये टाइप करो ना कि मैम नहीं आ रहा या ऐसा कुछ, मैं बोल रही हूँ उतने टाइम में आप बस लिखो, मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ, मैं आपको हर चीज रिपीट कर दूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड दे एवरी टॉपिक इन केमिस्ट्री, मेरे पढ़ाने का तरीका भी कह सकते हो, ये हमेशा ऐसा होता है कि आपको एंड तक हर चीज आ जाएगी, जब ये टॉपिक एंड होगा आपको सब समझ में आ जाएगा, वो बहुत इंटरकनेक्टेड होता है। तो अगर मैं एक चीज बता रही हूँ तो तब तक मैं तुमको ये नहीं बता देती कि दूसरे में क्या हुआ। अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें पहले ही एग्जाम्पल दे दिया कि किस तरीके से पूरी चीज वर्क कर रही है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, और वही पूरा हेनरीज लॉ था। अब जब आप वापस से मेरे मुंह से सुनोगे ना तो आप सब चीजें रिलेट कर लोगे पीछे वाली। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। तो हम पढ़ रहे हैं हेनरीज लॉ, है ना, हम पढ़ रहे हैं हेनरीज लॉ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने क्या बोला, लेट्स से मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक में गैस को मिलाना है, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ली, उसको हाई प्रेशर से बंद कर दिया बॉटल को। यही होता है ना, हाई प्रेशर ही तो होता है, तभी तो जैसे ही आपने खोला वो फिज वाला साउंड आया, और क्या कहते हैं फिजीनेस हुआ, बबल्स आ गए, बाहर निकल आई गैस। ये सब समझे क्या हुआ, आपने हाई प्रेशर से बंद किया है, हाई प्रेशर। तो प्रेशर क्यों लगाया होगा, सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर घोल रहे हैं तो प्रेशर लगाया ताकि कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाए उसमें, यानी कि सॉल्यूबल हो जाए। मैम वापस से, प्रेशर लगाने में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और घुल रही है और घुल रही है, बंद कर दिया, सील कर दिया उसको। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और यही हेनरीज लॉ का सबसे मेन पॉइंट है कि जो प्रेशर होता है बेटा, जो प्रेशर होता है, pressure of a gas is directly proportional to solubility, solubility above the liquid, है ना। तो जो प्रेशर उस पूरी गैस का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है solubility of that gas above the pressure, है ना, above the surface, तो वो solubility के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड यही सबसे मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है, फिर इससे ही आप इसका रिलेशन, इसका फॉर्मूला निकालते हो। पहले बताओ ये बात समझ में, किसे किसे ये बात समझ में, तेज से प्रेशर लगाया, तेज से प्रेशर लगाया तो क्या हो गया, सॉल्यूबल हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। एलपीजी वगैरह तेज से प्रेशर लगा के गैस को भर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रेशर लगा दिया फिर उसको सील कर दिया। ये सब कर क्यों रहे, जब भी गैस में प्रेशर बढ़ाते हो, खैर एलपीजी सॉलिड इन गैसेस इन लिक्विड अभी नहीं है, अभी आप कार्बोनेटेड ड्रिंक से इसको समझो। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रेशर गैसेस में लग रहा है वो उतना घुलती जा रही है। बस ये आप मेरा ये पूरा जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है ना, ये मैंने एक्टिंग करके दिखाई, बस ये याद रखो। मैम बॉटल ही फट जाएगी, इतना एक्सट्रीम प्रेशर नहीं, इतना प्रेशर जिससे वो सॉल्यूबल हो जाए। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रेशर होते हैं, प्रेशर की मेजरमेंट अलग अलग होती है। जैसे आप अभी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ोगे, आप घर में जो आरओ यूज कर रहे हो उसके बारे में पढ़ोगे, तो वहां पे एक्सट्रीम प्रेशर है, यहाँ पे नहीं लग रहा बेटा, यहाँ पे इतना ही लगाया जा रहा है कि वो घुल जाए अच्छे से। वो मैं एक्टिंग इसलिए कर रही हूँ कि तुम्हें ऐसे याद रहे कि जब भी आप हेनरीज लॉ बोलोगे तो आप ऐसे बोलोगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड उठाई, तेज से पहले उसको लिक्विफाई कर लिया, फिर तेज से प्रेशर लगा के बंद कर दिया तुरंत। तो सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ती है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, और अगर कम करोगे तो वो कम हो जाएगी। और इसीलिए जैसे बॉटल खुली
ये क्या हो गया, ये फिज, ये बॉटल, ये कोल्ड ड्रिंक बाहर क्यों आई, क्या हुआ, ये क्या। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉल्यूबल थी, जैसे ही आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली तो उसमें हुआ क्या, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो आ गई, मतलब कि प्रेशर कम हो गया। पहले प्रेशर लगाया था, बंद कर दिया, अब जब खोलोगे तो प्रेशर कम कर दिया आपने, है ना। यस मैम। तो जब वो प्रेशर कम होता है तो देखो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गई। कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब हमने खोली ना तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। और इस एक एग्जांपल से, इस एक एप्लीकेशन से पूरा हेनरीज लॉ हमेशा याद रखना। बताओ क्या हमारे बच्चों को ये चीज क्लियर है। हाँ, इसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड आप लेते हो, एयरेटेड ड्रिंक्स भी बोल सकते हो उसको, वेरी गुड। बताओ बताओ गैस कैसे दिखती है, गुड क्वेश्चन। नहीं दिखती है बेटा बताओ, आया चार्ट्स दिख रही है आपकी, चार्ट्स दिख रही है बेटा। डज इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बोला ना टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी तो बताया एक्वाटिक मैमल्स के बारे में। क्लियर 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 आ गए मेरे पास बहुत सारे क्लियर आ गए। शेक करने पे वो और हाईली सॉल्युबल हो जाती है। अच्छा एक और ये भी अच्छा पॉइंट है, सोचो ना कभी ऐसे देखा, मेरे दोस्त तो बहुत करते थे यार, ये वो बर्थडे पार्टी होती थी तो वो ऐसे मेरे पास आके, अब देखो तुम्हारे पास आके कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलेंगे तो वो ना जब आप उसे शेक कर रहे हो और मिक्स हो रहे हो उसके पार्टिकल्स, फिर जब आप खोलोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना चाहेगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि शेक करने पे मिक्स हो गई कोल्ड ड्रिंक के साथ, बहुत ज्यादा मिक्स हो गई, पहले से भी थी पर अब और मिक्स हो गई, तो वो कोल्ड ड्रिंक के साथ ही बाहर आ जाती है, तो उसका रीजन होता है। वेरी गुड, बहुत सारे क्लियर आ गए हमारे पास, परफेक्ट परफेक्ट। क्या हम इसका रिलेशन जान लें, बताओ जान ले, तुम्हारा तो बेटा कोई जान नहीं पा रहा है, होगा तब तो कोई जानेगा ना, तो तुम मत रो, पर हम हेनरीज लॉ का रिलेशन जानते हैं थोड़ा सा। अब ये कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी किसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, तो हमने बोला सॉल्युबिलिटी मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो जो घुल गए, वो तो हमने कहा हमको मान लो कोई वैल्यू निकालना है तो कुछ फॉर्मूला होगा ना, तो हमने कहा हाँ, सॉल्युबिलिटी का मतलब है, सॉल्युबिलिटी किससे पता चल सकती है, जो उसके मोल फ्रैक्शंस है। भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो जो टोटल मोल्स की वजह से ये पूरी कहानी हो रही है उस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, प्रेशर इज डायरेक्टली, और हर जगह प्रेशर के नीचे गैस लिख लेना है ना, अबव द लिक्विड यहाँ पे लिख लेना, सब लिख सकते हो। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी मतलब मोल फ्रैक्शन, यही तो हुआ ना यार, कोई चीज सॉल्यूबल है तो अपने मोल्स की वजह से तो है ना, जो उसके पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से ही तो वो सॉल्यूबल है, तो ये बोल सकते हो। और यहां से जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो यू ऐड अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट, जो टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज होता है, याद रखना। तो यहां से आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल्स टू के ऑफ एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्या आ जाएगा हमारा पूरा फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। हेनरीज कांस्टेंट याद रखना डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, चेंज होता है टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है, ठीक है, कैसे चेंज होता है मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला है। अब मैंने आपको सब समझा दिया, अब हम एक बार इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सो है या एंडो है, बेटा हर बार उसकी जरूरत नहीं है ना आपको, वो तो आपको एक तरीका है। एक मिनट को पढ़ लेती हूँ, क्या था मैम, कहाँ गया, O2 को मिक्स होना, O2 का मिक्स होना एक्सो है या एंडो है। भाई मैं बोल रही हूँ कि देखो अगर एक्सोथर्मिक है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा याद रखना, एंडो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद रखना, ये चीजें तो आपको हमेशा ही बेटा याद रखनी है ना। इसके अलावा कुछ रूल्स आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई टेम्परेचर कम हो रहा है तो ज्यादा सॉल्यूबल है, बढ़ रहा है तो कम सॉल्यूबल है, तो इस तरीके से आप नॉर्मली भी इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। के की वैल्यू अलग होती है बेटा अलग अलग चीजों के लिए, जैसे ऑक्सीजन गैस के लिए के की वैल्यू अलग होती है, क्योंकि ये के की वैल्यू डिपेंड करती है कौन सी कंडीशंस ले रहे हो, टेम्परेचर क्या ले रहे हो, 2-3 कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी हम उस पे आएंगे, फिलहाल हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है क्या वही लिखा है यहाँ पे। हेनरीज लॉ एक गैस लॉ है, हाँ मैम ने बता दिया गैसेस के लिए ये लॉ होता है केवल, ठीक है, which states that at the amount of gas मतलब मोल फ्रैक्शन that is dissolved in a liquid, जो कि उठा के लिक्विड में डाली गई है, गैसेस का जो मोल फ्रैक्शन है जो कि उठा के लिक्विड पे डाली गई है, is directly proportional to the partial pressure of that gas। सॉल्युबिलिटी जो है या मोल फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। अब पूरा प्रेशर नहीं देखोगे आप, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि अबव द लिक्विड आप ये पूरी बात कर रहे होते हो, सॉरी अबव द सरफेस आप ये पूरी बात कर रहे होते हो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड when the temperature is kept constant, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो K of H की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मुझे बताओ किसे किसे समझ में आया, अब मुझे बताओ किसे किसे क्लियर हुआ। पहली वाली क्लास से वही रिलेटेड था बेटा, तो पहली वाली क्लास तो रिवाइज करके आए होगे ना, बताओ
एक्स मैम सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, गैस की बात हो रही है तो सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिखा तो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो के की वैल्यू का रिलेशन। अभी बताएंगे, सॉल्युबिलिटी से अलग से बताएंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी से अलग से भी रिलेशन बताएंगे। पक्के से क्लियर, बहुत सारे क्लियर आ गए मेरे पास ऑलरेडी, और मुझे चार्ट्स मेरे में पता नहीं क्यों नीचे नहीं हो रही है, डोंट नो व्हाई भाई, डोंट नो व्हाई। ठीक है ठीक है, चलो चलो ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, वापस हम रिपीट करेंगे, टेंशन मत लो, ये अभी आप इसके एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ोगे फिर से समझोगे इसको। तो फिलहाल हमको ये याद रखना है भाई, ये याद रखना है, देखो प्रेशर बढ़ाने पे ज्यादा सॉल्यूबल हो रही है गैस, है ना, प्रेशर कम करने पे गैस का सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, ये आपका रिलेशन आ गया। प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू हेनरीज कांस्टेंट। अब हेनरीज कांस्टेंट के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, और यही पे चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। पहले हम हेनरीज लॉ को थोड़ा सा और समझते हैं जल्दी से। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है। तो जब हम हेनरीज लॉ की बात कर रहे हैं तो हम ये तो मैम समझ गए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और हमने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा के ऑफ एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड, ठीक है। तो ये हमारा हेनरीज लॉ का एक रिलेशन आ गया, ठीक है, समझ गए मैम। अब मेरी एक बात और समझो, के ऑफ एच का रिलेशन समझो, इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। के ऑफ एच का भी रिलेशन समझो। देखो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर और टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर और के ऑफ एच भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये भी याद हमें हो गया। यस मैम, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सब चीजें तो हम समझ गए। यस मैम। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि के ऑफ एच और मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन है, के ऑफ एच और मोल फ्रैक्शन, के ऑफ एच को एक साइड कर दो, मोल फ्रैक्शन को एक साइड कर दो, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। के ऑफ एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, व्हिच मींस के ऑफ एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, जो हेनरीज कांस्टेंट है, दिस इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, दिस इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैम? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज हमें याद रखनी है। यानी कि अगर के ऑफ एच की वैल्यू बढ़ेगी, अगर के ऑफ एच की वैल्यू बढ़ेगी तो हमेशा याद रखना सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो याद रखो, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ध्यान से देखो ना, इसको इधर करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो हो गया। तो बस सिंपल है कि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। के ऑफ एच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑल्सो, यहाँ पे लिखो कहीं पे, के ऑफ एच जो है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। के ऑफ एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की भी, के ऑफ एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की भी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स से नोट करो पहले जल्दी से, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को पहले नोट कर लो। किसी को कोई दिक्कत इसमें एक बार बता दो फटाफट से, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सॉरी, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और के ऑफ एच और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? बता दिया डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के वो, ठीक है। अभी ये सारी चीज समझ में आ गई। हाई ऑल्टीट्यूड्स में क्या होता है मैं अभी बताऊंगी बेटा, एप्लीकेशंस पे आएंगे अभी हम, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि मैंने बोला प्रेशर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी प्रेशर वर्सेस सॉल्युबिलिटी का, तो वो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ। प्रेशर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस रीजन की वजह से, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इसका स्लोप निकलता है tan थीटा से, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, या फिर स्लोप इज इक्वल्स टू के ऑफ एच। हेनरीज कांस्टेंट से इसका स्लोप भी निकलता है। बताओ भाई, किसी को इसमें कोई डाउट? यहां तक की पूरी बात लिख ली, मेरे साथ लिख ली, ये चीजें मेरे साथ साथ ये चीजें लिख ली ना? परफेक्ट परफेक्ट, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी इस चीज के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशंस जानते हैं, फिर हम एक ग्राफ जानेंगे जो ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले एप्लीकेशंस जानो।
एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे ये हेनरीज लॉ काम आ रहा है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है इसका सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में। मैम ने बता दिया ना, बिल्कुल मैम आपने बता दिया कि भाई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को हाई प्रेशर से ऐड किया जाता है, ठीक है, तो यही पढ़ लेते हैं। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऐड फ्लेवर टू द ड्रिंक्स। कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं जिसकी वजह से फ्लेवर आता है, फ्रेशनेस होती है, ठीक है, यस मैम। तो जो प्रोडक्शन होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का वो हेनरीज लॉ पे बेस्ड होता है, हाई प्रेशर से उसको ऐड किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो डिसॉल्व करने का फैक्टर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड घोलने का फैक्टर है इसमें, वो हमारा हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन से होता है। सेकंड इसका एप्लीकेशन क्या है, अब सुनना। स्कूबा डाइवर्स देखें, स्कूबा डाइवर्स डीप अंडर द सी जाते हैं, है ना, कुछ खोज करनी होती है, कुछ करना होता है, तो उनको सी के अंदर बहुत ही अंदर भेजा जाता है, बहुत ही अंदर जाते हैं वो, है ना। तो आपको पता है उसमें क्या होता है, जब वो उसके अंदर जाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो एक सिलेंडर्स पहन के जाते हैं, ऐसे तो जा नहीं सकते ऑफ कोर्स, है ना, तो वो सिलेंडर्स वगैरह पहन के जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो ऐसे सिलेंडर्स पहन के जाते हैं, है ना, जिसमें गैस भरी होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग में नाइट्रोजन गैस को भी ऐड करते थे, लेकिन अब नहीं करते। उसका रीजन समझो। जो नाइट्रोजन गैस एडेड होती थी ना, तो नाइट्रोजन गैस जैसे आप बहुत नीचे जाते जा रहे हो, तो वहां क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है। आप डीप अंडर द सी जा रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है। और प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मतलब अगर इसमें नाइट्रोजन गैस है तो वो ज्यादा घुलेगी हमारी बॉडी में, है ना। ये चीज हमने पढ़ी थी। अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है गैस की, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, गैस और सॉल्युबल होती जा रही है ना। तो स्टार्टिंग में नाइट्रोजन गैस को ऐड करते थे, नाइट्रोजन गैस को, तो नाइट्रोजन गैस जो है वो अंदर जाके बॉडी में मिक्स हो जाती थी, ठीक है। अब वो घुल जाती थी बॉडी के साथ मिक्स हो जाती थी। तो जैसे ही वो स्कूबा डाइवर्स उस सी के बाहर आते थे तो एकदम से क्या होता था, उनको बेंड्स वाली प्रॉब्लम हो जाती थी, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम पेन, पूरी बॉडी में पेन होने लग जाता था। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बाहर आए प्रेशर कम हो गया, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब वो आए, जैसे ही वो बाहर आए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, मतलब लो हो गया प्रेशर लो हो गया, एकदम से नाइट्रोजन गैस बाहर आने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से बॉडी में बबल्स बन जाते हैं और उनको एक्सट्रीम पेन होने लगता है, जिसकी वजह से कई लोगों की डेथ भी हो जाती थी पहले, ठीक है। अब उसको हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है, तो अभी हम उस पर जानेंगे। फिलहाल सुनो, इट हेल्प्स स्कूबा डाइवर्स टू ब्रीथ इन हाई प्रेशर एरियाज, है ना। अब वो अंडर द सी जा रहे हैं तो वैसे तो नहीं जा सकते, है ना, वो ऐसे तो नहीं जा सकते, उनको पूरा अपने क्या बोलते हैं सिलेंडर्स वगैरह लेके जाना पड़ता है, ठीक है, यस मैम। और उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर भी होता है। तो पहले क्या करते थे, उसमें नाइट्रोजन गैस ऐड कर देते थे, और जो नाइट्रोजन गैस है वो बहुत ज्यादा घुल जाती थी बॉडी के अंदर। और जैसे ही वो बाहर आते थे लो प्रेशर में, तो उससे क्या हो जाता था, वो बबल्स क्रिएट करती थी एंड बॉडी में एक्सट्रीम पेन होता था, जिसकी वजह से कई लोगों की डेथ भी हो जाती थी, ठीक है। एयर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम, और बेंड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तब भी उन्हें बेंड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई भी गैस क्यों ना हो वो बहुत ज्यादा घुल जाएगी और लो प्रेशर में आते ही वो बाहर निकलना चाहेगी, ठीक है। तो बेंड्स की बीमारी यहां से होती है। आज के टाइम पे इसको हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अच्छा, क्यों कम होती है आप यहाँ पे इस ग्राफ में भी ये बात समझोगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के टाइम पे हम बोलेंगे कि इसको हीलियम से डाइल्यूट किया गया। अगर नहीं किया जाता, खैर किया गया तब भी, बट अगर वो डीप अंडर द सी जाते हैं तो उस हाई प्रेशर में उनको जो बीमारी होगी आपसे बोला जाएगा, आप बोलोगे बेंड्स। क्या बोलोगे? बेंड्स। क्या बोलोगे? बेंड्स। ज्योग्राफी के चैनल पे देखा था एक बार, क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। बताओ, क्लियर? क्लियर। ऑक्सीजन भी है, डाइल्यूट किया गया उसको हीलियम से, ठीक है। चलो भाई, तो मेरे बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट समझो। अब आपने देखा होगा जब कोई हाई ऑल्टीट्यूड्स में जा रहा है, देखो नीचे जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाते हो तो क्या होता है, प्रेशर कम हो रहा होता है, प्रेशर वहां पे लो होता है, बहुत ही कम प्रेशर होता है। तो वहां पे भी कुछ ना कुछ लोग मास्क वगैरह लेके जाएंगे। तो हाई ऑल्टीट्यूड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, तो वहां पे पार्शियल प्रेशर में ऑक्सीजन जो है वो क्योंकि कम हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, हाई ऑल्टीट्यूड्स में जा रहे हो, प्रेशर कम मतलब मैम सॉल्युबिलिटी कम, है ना, यही तो मतलब हुआ। तो जब आप ऊपर जा रहे हो, पहाड़ों में जा रहे हो, तो वहां सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है, वहां पे सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है, और सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से जो बीमारी होती है वो होती है एनॉक्सिया, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है एनॉक्सिया। हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल एकदम लो हो जाता है, क्यों? क्योंकि भाई गैस सॉल्युबिलिटी जो हमने पढ़ी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स में, जिस वजह से ये पूरा रीजन होता है कि एनॉक्सिया हो गया। तो दो बीमारी याद रखना, एक बेंड्स जो कि डीप अंडर द सी जाते हुए स्कूबा डाइवर्स को होती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम पेन होता है बॉडी में,
तो अभी के टाइम पे उसको कम करने के लिए खैर डाइल्यूट किया गया है हीलियम गैस से, पर अभी भी कई लोगों को ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हाई ऑल्टीट्यूड में हम जाते हैं तो क्योंकि वहां पे प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन गैस कम सॉल्यूबल होती है, और इस रीजन की वजह से जो हो रहा होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है एनॉक्सिया। बताओ किसी किसी क्लियर है? किसी किसी क्लियर? नोट्स के सेक्शन में बेटा आपको नोट्स मिल जाएगा, पूरा वीडियो एंड में मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन है ना? किसने बोला ऑक्सीजन नहीं है? सब में ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन तो वो सिलेंडर्स में होगी, ठीक है। माई रिलेटिव फेज्ड इट, हो जाती है। तो N2 और हीलियम को क्यों रिप्लेस किया अब यहाँ पे समझाऊंगी वो। पहले बताओ ये चीज क्लियर है? ये चीज सबको समझ में आ गई? मैं सोच रही थी मैं राउल्ट्स लॉ भी पढ़ा लूंगी बट अब मुझे लग नहीं रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, हम राउल्ट्स लॉ कल वाले सेशन में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्लियर आ गए? मेरे पास बहुत सारे क्लियर आ गए। देखो तुम्हें समझ में आना चाहिए, टाइम चाहे जो लगे ना लगे तुम्हें समझ में आना चाहिए, और बाय हार्ट समझ में आना चाहिए। इस सबको मैं ना हमेशा एग्जाम्पल से क्यों रिलेट कर रही हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये क्या है, अभी आप हेनरीज लॉ ऊपर से पढ़ोगे ना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और इसीलिए आपको फर्स्ट से एंड तक मैं सब समझा रही हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा, पर फिर से तुम रिपीट बोलोगे तो मैं रिपीट कर देती हूँ। इसके एप्लीकेशंस में सबसे पहला एप्लीकेशन है सॉफ्ट ड्रिंक्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है, एयरेटेड ड्रिंक्स जिसको बोलते हो, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया गया है। और ये कैसे मिलाया गया है, क्या मतलब हुआ? वो बोलते हैं जितना ज्यादा तुम प्रेशर लगाओगे उस गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है। बाकी तो तुम समझ गए क्यों, फिर बाद में निकल जाती है लो प्रेशर में आते हुए तो मीठी हो जाती है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। चलो, इसके अलावा स्कूबा डाइवर्स, डीप अंडर द सी जब हम जाते हैं तो जो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन गैस की वो काफी ज्यादा है, ठीक है। या आप ये बोलो जब आप डीप अंडर द सी जा रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा है, डीप अंडर द सी जाते हुए मैम प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, हम पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो भाई सिलेंडर्स वगैरह लेके जाते थे वो लोग, तो सिलेंडर्स को डाइल्यूट किया जाता है हीलियम गैस से। खैर हीलियम हो चाहे नियॉन हो, चाहे सॉरी नाइट्रोजन हो, हीलियम या नाइट्रोजन कुछ भी हो, बेंड्स अभी भी बीमारी हो सकती है कई लोगों को, ठीक है, पर कम हो जाते हैं चांसेस जब आप हीलियम से डाइल्यूट करते हो। अगेन मैं ये चीज यहाँ पे बताऊंगी आपको, ठीक है। फिलहाल तो वो होता क्या है, जैसे आप बहुत नीचे जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ने पे क्या था, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो नीचे जा रहे हो सिलेंडर्स में नाइट्रोजन गैस, तो वो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है उसकी हमारी बॉडी में, और जैसे ही आप ऊपर आओगे, बाहर आओगे एकदम से, प्रेशर आपने एकदम कम कर दिया, तो वो गैस भी बाहर आना चाहेगी, और उसकी वजह से बॉडी में एक्सट्रीम पेन होता है, जिसकी बीमारी है बेंड्स, ठीक है। यस मैम। हाई ऑल्टीट्यूड्स की अगर हम बात करें तो जब हम पहाड़ी एरिया में या बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, जैसे कहते हैं ना यार इंसान, वो क्या होता है, मतलब कहीं चढ़ रहा है तो वो उसकी जान चली गई, ऐसा हो गया, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो होता है। तो वहां हो क्या रहा है, ये पूरा रीजन क्या है, क्योंकि जब आप बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाते हो ना तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है ना, ऑक्सीजन गैस कम हो जाती है वहां पे जाते हुए, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर होता है। प्रेशर लो होने का मतलब है सॉल्युबिलिटी कम हो गई ऑक्सीजन गैस की, तो सॉल्युबिलिटी वहां पे कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो बीमारी होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, उसका नाम होता है एनॉक्सिया। नोट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। हाँ चलो, तो एनॉक्सिया हो सकता है। तो ये हमारा 3 एप्लीकेशंस है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं एक ग्राफ में, एक ग्राफ समझते हैं हम जरा, एक ग्राफ समझते हैं। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो तुमको मैं ग्राफ यहां पे समझाऊंगी। देखो 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा, यहां पे मान लो प्रेशर ले लिया मैंने, यहां पे सॉल्युबिलिटी ले ली। अब मेरे पास 3 गैसेस हैं, एक है ऑक्सीजन गैस, एक है हीलियम गैस, एक है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ये 3 गैसेस हैं मेरे पास, ठीक है। सबके K ऑफ H की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, K ऑफ H की वैल्यू दी हुई है। ऑक्सीजन है 34, 69, 144, ये है 34, ये है 69 और ये है 144, ठीक है। यस मैम, सबके K ऑफ H की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, आपने अभी अभी पढ़ा कि मैम अगर सॉल्युबिलिटी और प्रेशर देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी किसी भी गैस की, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए, ऑक्सीजन का, हीलियम का, नाइट्रोजन का, है ना, स्ट्रेट लाइन ही होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होता है। ये है ऑक्सीजन का ग्राफ, ठीक है, ये है नाइट्रोजन का ग्राफ और ये है हीलियम का ग्राफ। यही सेम तरीका है, देखो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से है, ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन गैस, फिर हीलियम गैस। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये है, ये ऊपर नीचे क्यों लिखे मैम ने, हाँ ये ऊपर नीचे क्यों लिखे मैम ने, भाई सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो आपने ये पता कैसे किया कि मैम ऑक्सीजन ऊपर होगी, हाँ आपको मैम ये बात कैसे पता चली कि ऑक्सीजन गैस यहाँ होगी, नाइट्रोजन गैस नीचे होगी और हीलियम गैस उसके भी नीचे होगी,
ये ग्राफ आपको कैसे पता चला? तो अब आप मेरे साथ ये चीज याद रखो कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि K ऑफ H और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। बताओ किसी को कुछ तो ये बात याद आई? अगर K ऑफ H की वैल्यू सबसे छोटी है, मिनिमम है, मतलब ये मैक्सिमम सॉल्यूबल है बेटा, मतलब ये मैक्सिमम सॉल्यूबल है। ये याद है तुमको? K ऑफ H जितना कम सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा, K ऑफ H जितना कम सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। बहुत सारे बच्चों ने मैं ऑलरेडी आंसर दे दिया था, वेरी गुड, ठीक है। K ऑफ H जितना ज्यादा मैक्सिमम K ऑफ H है, मतलब सॉल्युबिलिटी मिनिमम है, मिनिमम सॉल्युबिलिटी है, मिनिमम सॉल्युबिलिटी है। अब तुम्हें ये बताओ, तुम्हें ये बात सॉल्युबिलिटी, अब तुम ये बताओ तुम्हें ये बात समझ में आई कि क्यों नाइट्रोजन को रिप्लेस किया गया हीलियम से? बताओ नाइट्रोजन को क्यों रिप्लेस किया गया? क्योंकि नाइट्रोजन का K ऑफ H कम है, जिसका मतलब नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल देन हीलियम। नाइट्रोजन गैस जो थी, जो नाइट्रोजन गैस थी, वो और ज्यादा जल्दी घुलती है एज कंपेयर टू हीलियम, है ना। और ऑक्सीजन तो हटा ही दो फिर, है ना। तो ये इसका पूरा रीजन था, ठीक। और इसी वजह से आपने एक ग्राफ पढ़ा, आपने बोला कि ऑक्सीजन की क्योंकि सबसे कम K ऑफ H की वैल्यू है तो वो सबसे ज्यादा सॉल्यूबल है, तो ऊपर उसका ग्राफ बन रहा है ना, है ना। और अगर आप नाइट्रोजन की बात करो तो वो सेकंड पे, और क्योंकि हीलियम का सबसे ज्यादा K ऑफ H है, मतलब सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी, तो वो सबसे नीचे ग्राफ बन रहा है। अगर आपको ये K ऑफ H वैल्यू ना देता और वो नॉर्मल बोलता है कि प्रेशर के हिसाब से बताओ, तो आप बोलते सीधा सीधा ग्राफ बनेगा। पर K ऑफ H के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी। अब हमारे कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हुई? जल्दी से बताओ। हीलियम होगा, हाइड्रोजन नहीं, हीलियम हाइड्रोजन लिख दिया क्या? हीलियम ही तो है। अच्छा ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो बताओ किसे किसे ये चीज क्लियर है? किसे किसे ये चीज क्लियर है? इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स बताओ, जल्दी से बता दो। क्लियर 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 क्लियर। अरे यार ये चैट ऊपर नहीं हो रही है, मुझे दिख ही नहीं रहा है। क्लियर 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 क्लियर। एनॉक्सिया बेटा हाई ऑल्टीट्यूड्स में होता है, यस, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। तो मेरे ख्याल सब क्लियर हो गया। कुछ क्वेश्चंस कर लें जल्दी से हम, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट करना है हमें, रुको एक सेकेंड, कैलकुलेट करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर 500 ग्राम पानी को डिसॉल्व कर दिया अंडर दिस पास्कल, मतलब प्रेशर दिया है, K ऑफ H की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमें निकालना है क्या? कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है हमें, ठीक है। हमें गिवन क्या पहले ये देखो, इफ 500 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 500 ग्राम्स, है ना, अंडर दिस, यानी कि ये पास्कल में मतलब प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल्स टू, आप हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी पास्कल में लिख सकते हो, ठीक है, 2.525 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, एंड आपको गिवन है हेनरीज कांस्टेंट K ऑफ H इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 की पावर 8। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी और घटाने पे घटेगी। तो हमें पता है P ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू K ऑफ H इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ठीक है। तो प्रेशर कितना है? प्रेशर है 2.525 इंटू 10 की पावर 5, है ना। K ऑफ H कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर 8। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन होता क्या है पहले तो मैम? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब यहीं पे मेरी एक और बात सुनो, बताऊंगी अभी बताऊंगी, पहले ऐसा करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। गिवन मास तो पता नहीं है, वही तो निकालना है, तो गिवन मास अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास सबको पता है 44 आ रहा होगा, है ना, चेक कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16 और 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, सॉरी हाँ 2 टाइम है, तो हो जाएगा 12 प्लस 32, ये हो जाएगा टोटल 44, पता है सबको निकालना आता होगा, डिवाइडेड बाय। अब सुनना मेरी बात, वापस से N ऑफ CO2 अपॉन क्या कहते हैं 44 मत रखो, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो बेटा, इसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी, तो आप इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हो, हटा दो इसको। सोचो ना आप, लेट्स से आपका आंसर आ रहा है 10, तो 10 अपॉन 44 कोई बहुत छोटी सी वैल्यू है जो जुड़ेगी इस N ऑफ W में,
अगेन अगर एन ऑफ डब्ल्यू नहीं होता तो हम नहीं हटाते, पर एन ऑफ डब्ल्यू में जोड़ना है तो मान लो 0.001 आ रहा है तो उसको जोड़ना ना जोड़ना ऑलमोस्ट इक्वल आंसर आएगा। तो आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो एग्जाम में अगर आपको टाइम बचाना है तो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का क्या होता है, वही गिवन मास अपॉन मोलर मास। पानी का गिवन मास है 500 ग्राम अपॉन, पानी का मोलर मास सबको पता है 18 होता है, यहाँ पे लिख भी लो। वाटर का मोलर मास, मास ऑफ वाटर, ये तो सभी को पता है 18 ग्राम, बस इसको कैलकुलेट कर लेना आ जाएगा आंसर। बताओ आया 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 आया, इसको हटा दे रही हूं मैं, ठीक है। तो ये आएगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो भी, है ना, इसको हटा दो, 500 अपॉन 18 लिख दो डायरेक्ट, नेग्लेक्ट कर दो इसको चलेगा, 500 अपॉन 18 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से इसको ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, तो 2.525 इंटू 10 की पावर 5 है ना, इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू 44 इंटू 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 18 नहीं 500 इंटू 500 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा 1.67, यहाँ पे डिवाइड कर दो 1.67, ये आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, विच इज मास। X is what? Molar mass of carbon dioxide. Sorry, given mass of carbon dioxide. बताओ किसे किसे आया ये, अप्रॉक्स 3 के बराबर आ रहा है क्या मैम, देखना पड़ेगा बेटा। 8 बजे वाली क्लास का मैं आपको टाइम टेबल बता दे रही हूँ, अभी बता दूं क्या, अभी बता दे रही हूँ, कोई बात नहीं। पहले बताइए समझ में आया, कितना आ रहा है आंसर, इसको चेक कर लोगे एक बार चेक कर लोगे इसका आंसर। मोलारिटी न्यूमेरिकल है, आगे कराएंगे, कल वाली क्लास में भी कराएंगे, टेंशन मत लो यार। मोलारिटी इज ऑल इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोलारिटी सब, जैसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन तुमने देखो कैलकुलेट किया है तो वो आता ही जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। कितना आ रहा है बताओ, 18 आ रहा है, 1.8 आ रहा है, 18 आ रहा है, 1.8 आ रहा है, ऐसी समथिंग आ रहा होगा ना। 18 इज मिसिंग, 18 कहाँ मिस कर दिया मैंने, 18 लिखा था क्या कहीं, अच्छा 18 नहीं लिखा क्या, 18 ठीक है, रुको रुको रुको, तो 18 आएगा, 18 नीचे आ जाएगा ना, हाँ 18 भी लिख लो, सॉरी, है ना, चेक कर लेना, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे एक बार। बताओ क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर आपका जो आंसर आ रहा होगा वो अराउंड 1.75 समथिंग आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना। नियरली इक्वल है तो मैं यहाँ पे नियरली का साइन लगा दे रही हूँ, 1.75, ठीक है, ऐसा कुछ आपका आंसर आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना। बताओ भाई क्लियर है ये चीज, 1.75 आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो चलो 18.33 आ रहा है, क्योंकि 18 नहीं तो 18 रख दो, 18 रख दो, 18 लगा दो, ठीक है यार। इसको देखो चेक करते रहना, ये ऊपर जाएगा तो 44 और 500 नीचे आ जाएगा, 44 और 500 नीचे आ जाएगा, और इधर आके ऊपर चला जाएगा 44 500, ठीक है, नीचे आ जाएगा 18, x को वहीं छोड़ दिया और 1.67, ठीक है, अभी सही है, एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। चलो चलो ऑल राइट, एक और क्वेश्चन करें, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा। हेनरीज लॉ कांस्टेंट k ऑफ h वैल्यूज, नीट में बहुत साल पहले ये पूछा जा चुका है एक बार। हेनरीज लॉ कांस्टेंट k ऑफ h वैल्यूज ऑफ 3 गैसेस आपको दी हुई है, A B C इन वाटर आर दिस दिस एंड दिस। तो A की वैल्यू है, k ऑफ h बोल रहा है ना, हाँ, तो k ऑफ h दिया है A का 145 किलो बार, ठीक है। फिर B के लिए k ऑफ h दे रहा है वो 2 × 10 की पावर -5 किलो बार। फिर उसके बाद C के लिए वो बोल रहा है 35 किलो बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर फॉलोज द ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो मैम हमें पता है, जल्दी से बताओ रिलेशन A B C में क्या होगा, A कहाँ होगा, B कहाँ होगा, C कहाँ होगा, ठीक है, जल्दी से बताओ। फिलहाल हमें पता है मैम सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली सॉरी प्रोपोर्शनल है k ऑफ h के, मतलब k ऑफ h की जिसकी वैल्यू ज्यादा सॉल्युबिलिटी सबसे उसकी कम होगी। सबसे मैक्सिमम वाली किस वैल्यू किसकी है, देखो ये मैक्सिमम k ऑफ h है, मतलब मिनिमम होगी इसकी सॉल्युबिलिटी, है ना। और अगर आप देखो तो ये जो वैल्यू है ये सबसे कम वैल्यू 2/10 की पावर 5 है ना, ऐसा कुछ लिखा है ये, तो इसकी मिनिमम k ऑफ h वैल्यू है, मतलब इसकी मैक्सिमम होगी सॉल्युबिलिटी, है ना। तो यानी कि सबसे ज्यादा किस ऑर्डर में करना है हमें, किस ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस, तो सबसे ज्यादा मतलब B की सॉल्युबिलिटी है, फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी किसकी है बची हुई C, फिर आया A, B C A वाला कोई ऑर्डर है क्या, ये
ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बताओ किसी किसी, बहुत सारे बच्चों ने हमें ऑलरेडी आंसर दे दिया था, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने हमें ऑलरेडी करेक्ट आंसर दे दिया है, तो वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, जेई का एक क्वेश्चन करते हैं, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो इसको भी एक बार कर लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। और आप टेंशन मत लो बेटा, क्वेश्चन मैं आपको बाद में भी कराऊंगी, विद टॉपिक भी आप क्वेश्चन करोगे, आफ्टर द चैप्टर भी आप क्वेश्चंस करोगे, और उसके बाद आपको होमवर्क में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस की टेंशन मत लेना, बस कोशिश करना थोड़ा सा हो पाए तो एनसीईआरटी भी एक बार सॉल्व साथ में ही करते हुए चलो, अगर आपसे हो पाए। वैसे मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगी, बट अगर हो पाए तो साथ में एनसीईआरटी भी करते चलना, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर ड्यूरिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एट 298 केल्विन। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, जो भी गिवन है वो लिखते जाओ वैल्यू, ठीक है। इफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस, तो सबसे पहले हमें प्रेशर दिख रहा है, प्रेशर ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें दिख रहा है कितना, 0.835 बार, 0.835 बार। देन x millimole of carbon dioxide would dissolve in this, मतलब वॉल्यूम है 0.9 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है ठीक है। वैल्यू ऑफ x आपको बतानी है, x है क्या बेटा, x मिलीमोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताना है, x मिलीमोल, देन x मिलीमोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, x मिलीमोल मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, ये तो कुछ हो रहा है, ऐसे ही तो कुछ हो रहा है कि ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसे x बोल रहा है, और वो भी मिलीमोल के टर्म में, ठीक है। तो पहले मोल के फॉर्म में निकालेंगे, फिर मिलीमोल में कन्वर्ट कर देंगे बाद में, x मिलीमोल याद रखना इसको भी, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्या है, हेनरीज कांस्टेंट k ऑफ h गिवन है, k ऑफ h गिवन है कितना है, 1.67 इंटू 10 की पावर 3 बार, ठीक है भाई, ये हमारी वैल्यूज गिवन है। x की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड कुछ हमें निकालना है, ठीक है मैम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p ऑफ गैस इज इक्वल्स टू k ऑफ h इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, गैस मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो प्रेशर आई गेस गिवन है 0.825835 इज इक्वल्स टू k ऑफ h में मेरे ख्याल से गिवन है ना 1.67 इंटू 10 की पावर 3। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के, आई गेस कहीं बात लिखी थी ना, वाटर है ना, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसको हम हटा दें, इसको हम हटा दें, कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स नीचे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मैम, ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें पता नहीं है, वही तो निकालना है, x की वैल्यू वही तो निकालनी है, मिली मोल है ना, डिवाइडेड बाय x मिली मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 44 कार्बन डाइऑक्साइड होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा एक सेकंड, ऐसा करो, ये भी नहीं कर सकते तुम, वाटर के बारे में भी कुछ ज्यादा गिवन नहीं है ना, वाटर के, अच्छा लेकिन वॉल्यूम, एक सेकेंड, अब यहाँ तो बहुत ही एकदम घुमाया गया क्वेश्चन को, डायरेक्ट तो है ही नहीं है क्वेश्चन। तो आपको x के बारे में बोल रहा है ना, x के बारे में बोल रहा है, फिर उसके बाद आपको बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रखना है तो 44 रख देना होल डिवाइडेड बाय, खैर आप चाहो तो आप पहले मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो आप पहले मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, अगर आपको इसको आसान बनाना है तो इसको और आसान करने के लिए ऐसे लिख दो इसको, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकाल लो। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कुछ निकल के आएगा, कितना आएगा 1 पॉइंट मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना आएगा 0.835 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर 3। इसको चेक करो, मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ रहा है, पहले यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, ठीक, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करके वैल्यूज लगानी है। अब जब ये आ जाएगा तो यहां से आपका खेल स्टार्ट होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जिसमें आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू उठा के रखो, बताओ कितनी आ रही है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पता है क्या किसी को, किसी को पता है, किसी को पता है, कोई बता सकता है कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है, 0.05 आ रहा है, किसी का कितना आ रहा है बताओ। आपके फीचर्स मैम ज्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, आपके फीचर्स वर्क नहीं कर रहे हैं, हो सकता है अभी आपको बेटा थोड़ा एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आ रही हो, क्योंकि वो अपडेट हो रहा है ना, वो अभी क्योंकि अपडेट हो रहा है।
ठीक है, फेयर इनफ। तो मैं ऐसे लिखूं 0.5 इंटू 10 की पावर -3, 0.5 इंटू 10 की पावर -3, या जो आप बोल रहे हो 0.005 या 5 इंटू 10 की पावर -4। कई लोग 5 इंटू 10 की पावर -4 लिख रहे हैं, कई लोग 0.000 करके लिख रहे हैं, तो आप ऐसे लिख दो 0.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। चलो, तो यहां पे आ जाएगा 0.5 इंटू, देखो जेई का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो घुमाएगा, डायरेक्ट है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे पहले क्वेश्चन की तरह, पर थोड़ा सा घुमा रहा है, इंटू 10 की पावर -3। और अभी तो आप और घूमोगे, सुनना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप कैसे निकालोगे, आप मुझे बता सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका पूरा क्वेश्चन है, देखो यही तो बोल रहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें बताना था। ठीक, तो हमने इसको x मान लिया, लेट्स से हमने इसको x मान लिया, ठीक है, x अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और यहीं पे पूरा खेल है, मैंने आपको आसान क्वेश्चन नहीं कराया, आसान क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हो गया, आप कर लोगे वो मुझे पता है, पर यहाँ पे पूरा घूमेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास तो हमें पता है मैम 18 होता है, पर गिवन मास पानी का क्या है? कहीं भी आपको पानी का गिवन मास नहीं दिख रहा, लेकिन आपको वॉल्यूम तो दिख रहा है। आपको ये वॉल्यूम दिख रहा है 0.9 लीटर। 0.9 लीटर किसके बराबर होता है पता है? 900 लीटर, 900 ml, जो कि होता है 900 ग्राम्स। अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये 900 ग्राम आएगा। समझ रहे हो? किसे किसे ये वाला पॉइंट समझ में आया? पहले ये बताओ, किसे किसे ये वाला पॉइंट समझ में आया? प्योर वाटर की डेंसिटी होती है, क्योंकि ये भी लिख सकते हो एग्जैक्टली, प्योर वाटर की क्योंकि डेंसिटी होती है 1 ग्राम के हिसाब से, प्योर वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। तो आप डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम लगा के, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम लगा सकते हो। ठीक है, प्योर वाटर के लिए ये 1 ग्राम के आसपास होती है, मास आप यहाँ पे लिख दोगे, वॉल्यूम आ रहा था 0.9 लीटर्स। अगर लीटर में चाहो तो लीटर में तो 1000 कर दो, ग्राम पर लीटर करना है तो 1000 कर दो, यहाँ पे 1000 कर दो। ये लिख दूं क्या मैं? ये डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर अगर आप देखोगे रूम टेम्परेचर में तो वो होती है 1000 ग्राम पर लीटर। 1000 ग्राम पर लीटर ये इसकी वैल्यू होती है। तो जब इसको यहाँ पे 1000 लिखोगे तो ये मास इज इक्वल टू 0.9 इंटू 1000, पॉइंट हटेगा, एक जीरो कटेगा, आ जाएगा 900 ग्राम। ये पॉइंट यहाँ पे दिमाग में बैठाओ, ये पॉइंट यहाँ पे दिमाग में बैठाओ। अब क्योंकि ये जेई का क्वेश्चन है तो एक ही क्वेश्चन में इतनी 10 चीजें दे दी गई और डिफिकल्ट लगने लगा, लेकिन आपके बोर्ड्स में तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब आपसे यहाँ से कोई रिलेशन पूछ सकता था, है ना, ये रिलेशन पूछ सकता था। तो ये छोटी छोटी चीजें आप अभी से ही तैयार कर लो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, डेंसिटी कहाँ से निकालेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और प्योर वाटर की डेंसिटी बेटा याद रखो वो 1000 ग्राम पर लीटर होती है, वो 1000 ग्राम पर लीटर होती है। कई बुक्स में आपको, कई क्वेश्चंस में आपको ऐसा ना घुमा के, क्योंकि अगेन जेई का क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया ज्यादा, नॉर्मल होता तो आपको शायद डेंसिटी दे देता वो, बट आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि कभी आपको वॉल्यूम का रिलेशन अगर जानना है, वॉल्यूम का रिलेशन अगर मासेस के टर्म में निकालना है और वो बात वाटर की हो रही है तो प्योर वाटर की कंडीशन में वो 1000 होता है। ये छोटा सा एक पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। तो चाहे आप डायरेक्ट लिख लो कि वो 900 ग्राम हो जाएगा, चाहे आप ये पूरा कंडीशन समझ लो, आपके ऊपर है, आपको कंडीशन समझना है, कंडीशन समझ के लिख दो। ठीक है, चलो भाई, तो अब यहाँ पे लिख दें इसको, हम लिख दें कितना है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना आ गया? 900 अपॉन वाटर का मोलर मास सभी को पता है 18 होता है। तो यहाँ से बेटा x की कोई वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू। चेक कर लेना कितनी आ रही है, 0.5 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 900 आ रही होगी, है ना। तो यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। बोलो आया? बट अभी आपका आंसर नहीं आया, याद रखना, आंसर नहीं आया है, आंसर नहीं आया है, ये याद रखना। निकाल दूं क्या मैं ये वैल्यू, कैलकुलेट कर दूं क्या? हाँ, जगह नहीं बच रही है, चलो अच्छा कर देते हैं थोड़ा सा। 18 5 जा 90, 0 लग जाएगा, है ना। तो x क्या हो जाएगा? कहाँ लिखे, जगह तो है नहीं, थोड़ा सा लिख देते हैं फिर इरेज कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, इधर पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है? x इज इक्वल्स टू हो रहा है मैम 0.5 इंटू 50 अपॉन 1 2 3, 10 की पावर 3 को नीचे 1 2 3 0 लगा दिए, पॉइंट हटेगा, एक 0 कटेगा, 25 अपॉन 1000। ठीक है, तो 25 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा होगा, 25 इंटू 10 की पावर -3 होगा। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। 25 इंटू 10 की पावर -3 आ गया, क्योंकि इसको मिली मोल में कन्वर्ट करना है, और मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। मिली मोल, मिली मोल का मतलब होता है जो भी आंसर आए उसको कन्वर्ट, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से।
जो भी मोल आया उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी मोल आया उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे 25 मिलीमोल। दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब बताओ किसे किसे ये क्वेश्चन समझ में आया, किसे किसे ये क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा डिफरेंट लगा, जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट लगा। एक बार रिपीट करूं क्या क्वेश्चन? एक बार रिपीट कर, सुनना ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। उसने आपको 3-4 वैल्यूज दी, उसने बोला आप मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, और जो भी आप आंसर निकालोगे वो मिली मोल के टर्म में निकालना। जो भी आप आंसर निकालोगे वो मिली मोल के टर्म में निकालना। हाँ बेटा, ए हो जाएगा ना, मिली मोल के टर्म में निकालना। तो हमने पहले प्रेशर का रिलेशन देखा मोल फ्रैक्शन से, यस मैम। तो हमने यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, क्योंकि हमें पता है उससे नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोल्स हम जो है वो निकाल सकते हैं। कुछ नहीं किया, ये पूरा तो आसान था। इसको निकाल के हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फॉर्मूला रखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैलकुलेट करना था, हमने एक्स मान लिया, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। जब हमने रखा तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास हमें गिवन ही नहीं था, तो उसने बोला कि लेकिन हम तुम्हें दे रहे हैं वॉल्यूम जो है प्योर वाटर का वो 0.9 है। तो हमें पता होना चाहिए अगर वॉल्यूम अगर 0.9 लीटर है तो डेंसिटी जो होती है प्योर वाटर की वो 1000 ग्राम पर लीटर होती है, 1000 ग्राम पर लीटर होती है। और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1000 हो गई अगर प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, मास हमें निकालना है और वॉल्यूम उसने दे दिया 0.9, तो यहां से आ गया 900 ग्राम। तो हमने गिवन मास रखा 900 ग्राम, होल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास सबको पता है 18 होता है, हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 18 होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से आ गया मोल फ्रैक्शन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स की कोई वैल्यू। पर उसने थोड़ा सा और ट्विस्ट किया था, उसने कहा नंबर ऑफ मोल ऐसे मत बताना, मिली मोल में बताना। और मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आंसर आ रहा है उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। 10 की पावर -3 लगा था, 10 की पावर 3 लगा दिया, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया 25 मिलीमोल। इन द चैट बॉक्स बताओ तुम्हें जो लिखना है, जल्दी से बता दो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या लिखना है? यू नो व्हाट यू हैव टू से, क्लियर? क्या हमारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई पक्के से, अच्छे से बताओ, क्लियर? चैट्स हमेशा ऐसी रहेगी और नहीं तो क्या, कैसे और कैसी रहेगी भाई? ठीक है, जेई का क्वेश्चन लगा लिया, नीट का क्वेश्चन लगा लिया, नॉर्मल क्वेश्चन लगा लिया। क्या सीखने को मिला क्लास 12th में? और बेटा ये जो क्वेश्चन है ना बहुत पुराना क्वेश्चन है जेई का, मैंने इसलिए आपको ये क्वेश्चन लगवाया है ताकि आप समझो कि बोर्ड्स का लेवल भी अब बढ़ता जा रहा है। अगर आपको मैं बताऊं तो आप हर साल बोर्ड्स के लेवल में कुछ ना कुछ चीजें इंक्रीज होते हुए देखोगे। हो सकता है आपको ये एक बार में नहीं समझ में आया हो, आपको लगा यार क्वेश्चन डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टाइम निकालना क्लास के बाद वापस से खुद से करके देखना, एकदम खुद से करके देखना, और अपनी एनसीईआरटी खोल के अगर आपको हेनरीज लॉ का कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो आप ये समझोगे कि आपको टॉपिक कितना ज्यादा समझ में आया। देखो आपको 11th से आप ये चीज सीख गए होगे कि 11th और 12th में बच्चे को खुद से भी मेहनत जरूर लगती है। मैं आपको पूरी चीजें समझा दूंगी बेटा, मैं आपको ये भी बोलती हूँ कुछ भी नहीं पढ़ोगे और केवल क्लास का पढ़ लोगे तो भी आप 90 अबव ले आओगे। पर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से, आपकी भी तो कुछ कैपेबिलिटी है ना, तो आप थोड़े थोड़े खुद से भी चीजें जरूर से करना सॉल्व। ठीक है, और ये क्वेश्चन लगवाने का रीजन भी ये था, बोर्ड्स का लेवल बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा आप डिफिकल्टी लेवल पे जाओ, थोड़ा सा समझो। अगर आप ये क्वेश्चन लगाना सीखोगे ना, आप हेनरीज लॉ के नॉर्मल क्वेश्चन तो ऐसे ही उड़ा दोगे, है ना, बट वो तभी जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज जरूर करना कल आने से पहले। टाइम टेबल आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं, मैं बता दे रही हूँ, वैसे मुझे शायद याद है ना, तो आपको मेरी क्लास का मैं बता सकती हूँ, मुझे सबका नहीं पता। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कोई क्लास नहीं, फ्राइडे और सैटरडे 3-4 दिन आपकी क्लास है बेटा, चारों दिन आपकी क्लास है। इस बार पैटर्न हमने चेंज किया, पहले आपकी 3-3 क्लासेस होती थी पिछले प्रारंभ में, इस बार 11th और 12th दोनों में ही 4-4 क्लास है हर सब्जेक्ट की। ठीक है, ताकि आपको हम ज्यादा समझा पाए। ठीक है, तो मंडे को आपकी क्लास है 8 बजे, मेरी 8 बजे 8 PM, ट्यूसडे को आपकी क्लास है 8 PM, फ्राइडे और सैटरडे आपकी क्लास है 5। ठीक है, आप हर टीचर से उनका पूछ लेना, अगर आपको टाइम टेबल वैसे तो शो हो रहा होगा, अगर किसी बच्चे को नहीं हो रहा है तो हर टीचर से पूछते चलना, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे सबका श्योर नहीं है, बट मेरा केमिस्ट्री का स्केड्यूल ये है, क्योंकि इसी का जस्ट ऑपोजिट मेरा क्लास 11th का है। ठीक है, 11th में मंडे ट्यूसडे 5 बजे और फ्राइडे सैटरडे 8 बजे, तो मुझे आपका अपनी क्लास का पता है। ठीक है, बाकी आप हर टीचर से एक बार पूछ लेना, तो आपको पूरा टाइम टेबल खुद ही बना लेना बैठ के। ठीक है, मजा आया? हो सकता है थोड़ा सा लगा हो कि अरे मैम कार्बन डाइऑक्साइड को डिनोमिनेटर में क्यों हटाया, क्योंकि बेटा वो एक बहुत छोटी वैल्यू आ रही होती है, आप नहीं भी हटाओगे तो पॉइंट का कुछ डिफरेंस आएगा तो आप लिख सकते हो। देखो लिखोगे तो कुछ गलत नहीं है, आपका नंबर ही मतलब एग्जैक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, बट आप नेग्लेक्ट करना चाहो तो कर देना,
क्योंकि नेग्लेक्ट करोगे तो आप नीचे वैल्यू थोड़ा आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने ऐसे इक्वल टू की जगह ऐसे वाला लगा दिया कि ऑलमोस्ट इक्वल टू, ठीक है। तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, आपका टाइम बचेगा इससे। मजा आया? क्या बात है, वेरी गुड। अभी स्टार्टिंग है ना बेटा, अभी आओ तुम 5 चैप्टर के बाद तुम 6th चैप्टर में बताना मजा आया सजा है ना। साइंस लिया तो साइंस भी तो। That's it for today. See you all in my next class. I hope you enjoyed the session. Make sure to revise it before coming to the class tomorrow. ठीक है, कल आने से पहले बिना रिवीजन के मत जाना, पीट दूंगी मैं तुमको, ठीक है। ठीक है, गुस्सा तो तुम जानते हो ना मेरा।